आज के व्याख्यान में हम मनसबदारी व्यवस्था के आगे क्या क्या उसमें विशेषताएं थी, क्या उसके गुण थे, क्या दोष थे, उन सब के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। पिछले व्याख्यान में हमने मनसबदारी व्यवस्था जो अकबर के समय में शुरू हुई वो किस प्रकार की थी, जहांगीर ने उसमें किस प्रकार के चेंजेज किए, शाहजहाँ ने उसमें किस प्रकार के परिवर्तन किए, वो सब हमने पिछले वाले व्याख्यान में पढ़ा था। तो मनसबदारी व्यवस्था की कुछ प्रमुख विशेषताओं को हम देखें तो मनसब आनुवांशिक नहीं होते थे। ये मनसबदारी व्यवस्था मुग़ल प्रशासनिक व्यवस्था का मेरुदंड मानी जाती थी। जब तक यह व्यवस्था ठीक ढंग से काम करती रही, इससे मुग़ल साम्राज्य को कई लाभ हुए। क्या लाभ हुए? पहला लाभ कि इससे सारे राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था में एक रूपता आई। ये बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि मनसबदारी व्यवस्था के कारण प्रशासनिक एकरूपता पूरे मुग़ल साम्राज्य में उत्पन्न हो गई। कैसे? मनसबदार पूरे भारत भर में फैले, अलग अलग भारत के इलाकों में उनको मनसब दिए गए। सारे मनसबदार एक ही नियम कायदे के अनुसार काम करते थे। उनका भर्ती एक तरीके से होता था, उनका पदोन्नति उनकी एक तरीके से होती थी। तो प्रशासनिक एक रूपता पूरे भारत में आ गई। दूसरा, इससे राजनीतिक एकीकरण का कार्य आसान हो गया। मनसबदारों ने अपनी कुशलता से मुग़ल साम्राज्य के विस्तार में और अन्य राज्यों की विजय में काफ़ी योगदान दिया। इससे राजनीतिक एकीकरण का कार्य आसान हुआ और जाति और सामंती प्रवृत्तियां इससे कमज़ोर पड़ी। जो मुग़ल अभी तक जो पहले आमतौर पर ये हुआ करता था कि दरबार में जातीय तत्व और सामंती तत्व काफ़ी पावरफुल होते थे, मनसबदारी व्यवस्था के आ जाने से जाति एवं सामंती प्रवृत्तियां कमज़ोर पड़ी। कैसे पड़ी? कि राजपूतों के अतिरिक्त प्रत्येक मनसबदार को विभिन्न जातियों और संप्रदायों के सैनिकों को रखना पड़ता था। हर मनसबदार अलग अलग जाति और संप्रदाय के सैनिक अपने यहाँ रखेगा, ये नियम था, जिसके कारण अलग अलग जातियों और संप्रदायों के सैनिकों के बीच में सहयोग की भावना बढ़ी और इससे जाति और सामंती प्रवृत्तियाँ कमज़ोर पड़ी। और क्या फ़ायदा हुआ? मनसबदारी व्यवस्था से सम्राट के प्रति स्वामी भक्ति की भावना प्रबल हुई। हर मनसबदार की अंतिम नियुक्ति सम्राट ही करता था, तो सम्राट के प्रति स्वामी भक्त रहना हर मनसबदार चाहता था ताकि उसकी पदोन्नति भी हो। इससे सामंत वर्ग पर सम्राट का मजबूत नियंत्रण स्थापित हो गया, क्योंकि अब सामंत पूर्व काल की तरह शासक वर्ग का अंग नहीं रह करके वेतनभोगी कर्मचारी हो गए। अब सामंतों में ये भावना हो गई कि वो अब शासक वर्ग नहीं है, बल्कि वो एक पेड वर्कर है, वेतनभोगी कर्मचारी हैं। क्योंकि हर सामंत को भी मनसबदार बनाया गया था, तो उसे अपने इलाके में अपने मनसब जहाँ उसको मिलता था वहाँ पर उसको कार्य करना पड़ता था और उसके एवज़ में उसको नकद वेतन दिया जाता था। नकद वेतन प्राप्त करने वाले मनसबदार नकदी कहलाते थे, जबकि जागीर के रूप में जिन मनसबदारों को वेतन दिया जाता था वो मनसबदार जागीरदार कहलाते थे। तो इससे सामंत वर्ग पर सम्राट का नियंत्रण मजबूत हो गया। अब सामंत वर्ग पूर्व काल की तरह शासक वर्ग का अंग न रहकर वेतनभोगी कर्मचारी हो गया। इससे क्या हुआ? इससे शासक की शक्तियाँ बढ़ी और सुदृढ़ राजतंत्र स्थापित हुआ। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है। राजतंत्र को मजबूती प्रदान करने में इससे काफ़ी मदद मिली और इस व्यवस्था के द्वारा हर वह व्यक्ति जो योग्यता रखता था, चाहे प्रशासनिक योग्यता रखता हो या सैनिक योग्यता रखता हो, वो मनसबदार बनकर अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर सकता था। इससे साम्राज्य को अनेक योग्य प्रशासकों और सेना नायकों की सेवाएं उपलब्ध हो सकी। तो ये इस मनसबदारी व्यवस्था के कुछ गुण थे। अब हम इस मनसबदारी व्यवस्था के दोषों की चर्चा करें तो ये व्यवस्था अत्यधिक केंद्रीकृत थी। मनसबदारी व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा केंद्रीकृत थी। इसकी कार्यक्षमता पूरी तरह से सम्राट के व्यक्तित्व पर निर्भर करती थी। कमज़ोर और अनुभवहीन शासकों के समय में इस व्यवस्था ने ढंग से काम करना बंद कर दिया और कमज़ोर शासकों के समय में ये व्यवस्था ढंग से काम नहीं कर सकी। विशेषकर औरंगजेब की मृत्यु के बाद कमज़ोर जो शासक आए, उनके समय में इस मनसबदारी व्यवस्था की सारी कमियां उजागर हो गई। इस व्यवस्था में एक और नुकसान ये था कि विभिन्न जातियों और संप्रदायों का समागम था।
शक्तिशाली शासकों के समय तो जो मुग़ल सम्राट होते थे वो इन विभिन्न जाति और संप्रदाय के लोगों के बीच में, मनसबदारों के बीच में एकता और सहयोग बनाए रख सकते थे। परंतु कमज़ोर शासकों के समय में ये परस्पर विरोधी तत्व एक दूसरे के विरुद्ध ही संघर्षरत हो गए, जिससे प्रशासन की एकता बनाए रखना संभव नहीं रहा और मुग़ल साम्राज्य का पतन अवश्यंभावी हो गया। तो इस प्रकार कमज़ोर शासकों के समय में इन विभिन्न मनसबदारों के बीच में एकता और सहयोग के बजाय संघर्ष के विरोधी तत्व जागृत हो गए और संघर्ष के कारण ये मुग़ल साम्राज्य का पतन इससे अवश्यंभावी हो गया। आपस में प्रतिस्पर्धा मच गई कमज़ोर शासकों के समय में मनसबदारों के बीच में। तो ये एक इसका नुकसान था। तीसरा उसका नुकसान ये था कि इस व्यवस्था में सही नेतृत्व में तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण और उपयोगी संस्था थी, जिसने मुग़ल साम्राज्य में एकता और सुव्यवस्था बनाए रखने में निर्णायक भूमिका निभाई। लेकिन जब ये व्यवस्था कमज़ोर पड़ गई तो फिर मुग़ल साम्राज्य का अस्तित्व भी बनाए रखना संभव नहीं रहा। तो ये एक इसका सबसे बड़ा दोष था कि मनसबदारी व्यवस्था जब कमज़ोर पड़ गई तो जो व्यवस्था मुग़ल साम्राज्य का मेरुदंड मानी जाती थी वो व्यवस्था मुग़ल साम्राज्य का अस्तित्व भी बनाए रखने में असमर्थ हो गई। मनसबदारों की सैनिक टुकड़ियों की स्वामी भक्ति अपने स्वामी अर्थात मनसबदार के प्रति ही होती थी, न कि मुग़ल सम्राट के प्रति। सम्राट जो होता था वो मनसबदार की नियुक्ति तो सम्राट करता था, लेकिन हर मनसबदार जो अपने अधीन रखे जाने वाले सैनिकों की नियुक्ति करता था वो अपने हिसाब से करता था। तो वो जो सैनिक होते थे वो अपना स्वामी मनसबदार को मानते थे और मनसबदार के सैनिकों की स्वामी भक्ति अपने मनसबदार के प्रति ही होती थी, न कि मुग़ल सम्राट के प्रति। तो ये भी सैनिकों में सम्राट के प्रति सीधी स्वामी भक्ति का अभाव पाया जाता था। तो ये भी एक उसका वो दोष माना जाता है कि सम्राट को सैनिकों की स्वामी भक्ति इसमें प्राप्त नहीं हुई। तो ये मनसबदारी व्यवस्था के गुण और दोष हैं। तो एक चीज़ और इसमें हम बात देखें कि ये मनसबदारी व्यवस्था जो थी वो आनुवांशिक नहीं थी। बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि मनसबदारी व्यवस्था आनुवांशिक नहीं थी। कहने का मतलब पिता की मृत्यु के बाद में पुत्र को मनसबदार बनेगा ही बनेगा ये अनिवार्य नहीं था, क्योंकि ये व्यवस्था पूरी तरह से योग्यता पर आधारित थी। अगर पुत्र योग्य है तो वो मनसबदार बना दिया जाएगा और अगर किसी मनसबदार का पुत्र योग्य नहीं है तो वो मनसबदार नहीं बनाया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन था अब तक जो व्यवस्था चली आ रही थी उसमें। अब तक क्या होता था कि मनसबदारी व्यवस्था जब शुरू नहीं हुई थी उसके पहले सारे पद क्या होते थे, राजतंत्रात्मक व्यवस्था में आनुवांशिक होते थे। यदि कोई सामंत उच्च पद पर है दरबार में तो उसका पुत्र भी स्वतः ही उच्च पद पर उस दरबार में काबिज हो जाएगा। लेकिन मनसबदारी व्यवस्था में ऐसा नहीं था। मनसबदारी व्यवस्था में आनुवांशिकता का अभाव था। यदि मनसबदार का पुत्र योग्य है तभी वो उस श्रेणी का मनसबदार बनेगा जितना उसका पिता था। तो प्रशासनिक व्यवस्था में एक रूपता इस मनसबदारी व्यवस्था ने लाई। मुग़ल प्रशासन का ये मेरुदंड बन गई। मुग़ल प्रशासनिक व्यवस्था का मेरुदंड बन गई थी मनसबदारी व्यवस्था जब अकबर ने इसको लागू किया था। लेकिन जब कमज़ोर शासक आए तो उन कमज़ोर शासकों के समय में ये मनसबदारी व्यवस्था जो किसी ज़माने में मुग़ल प्रशासनिक व्यवस्था का मेरुदंड हुआ करती थी, वो मनसबदारी व्यवस्था अब मुग़ल प्रशासन को कायम रख पाने में भी, मुग़ल साम्राज्य को कायम रख पाने में भी असमर्थ हो गई। क्योंकि कमज़ोर शासकों के समय में, कमज़ोर सम्राटों के समय में ये मनसबदार आपस में ही एक दूसरे के विरुद्ध लड़ने झगड़ने लगे। मनसबदारों में जो अलग अलग जातियों और संप्रदायों के व्यक्ति नियुक्त किए गए थे वो एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने लगे और इस प्रतिस्पर्धा के कारण उनमें आपसी संघर्ष पैदा हो गया मनसबदारों के बीच में ही। इससे मुग़ल साम्राज्य की जो अस्तित्व था
उस अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगने लगा। मुगल साम्राज्य इससे क्या हुआ, कमज़ोर हो गया। और जो व्यवस्था किसी ज़माने में मुगल प्रशासनिक व्यवस्था का मेरुदंड मानी जाती थी, उसी व्यवस्था के कारण कमज़ोर शासकों के समय में मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। तो ये इसके कुछ गुण और दोषों का हमने कुछ मूल्यांकन किया। तो यहाँ पर अपना मनसबदारी व्यवस्था का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। धन्यवाद।